सुप्रभात, नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज इस कक्षा में हम व्याकरण के जिन विषयों को समझेंगे वह है निबंध और संवाद। निबंध, जैसा कि आप सभी इस नाम से परिचित हैं, कि जहाँ पर हम अपने विचारों को विभिन्न शब्दों से बांधकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही निबंध कहलाता है। किसी भी विषय पर हम अपने विचारों को अपनी लेखन अभिव्यक्ति से प्रकट कर सकते हैं। निबंध लिखने की कोई सीमा नहीं होती। यह 10 पंक्तियों से लेकर 10 पृष्ठ तक का हो सकता है। छोटे अर्थात अनुच्छेदों में लिखे गए निबंध को हम निबंध लेखन की लघु शैली के अंतर्गत लेकर आते हैं और 2 पृष्ठों से लेकर 10 पृष्ठों तक के निबंध दीर्घ लेखनात्मक शैली के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत भाषा के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन को प्रमुखता दी गई है और इसके अंतर्गत हमारा आज का जो विषय है वह है सदाचार। किसी भी निबंध को लिखने से पहले आवश्यक है कि हम पहले यह जान लें कि वह होता क्या है। सदाचार अर्थात सदाचार, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। और हमेशा हमें यही शिक्षा दी जाती है कि हम सदाचार का पालन करें, हम सदाचार के नियमों से बंधे रहें, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सदाचरण को एक ऐसा आचरण कहा गया है जिसकी संपूर्ण संसार में प्रशंसा होती है और भारत देश तो इसी आचरण के कारण विश्व प्रसिद्ध है। अतः सदाचार का पालन करना चाहिए और उसके फ़ायदों को जानना चाहिए। और इसी के अंतर्गत हम आज ये निबंध पढ़ेंगे और सीखेंगे कि सदाचार क्या होता है और हमें इसका पालन क्यों करना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में सदाचार रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन, कि हमें हमेशा अपने व्यवहार में उदारता और सत्यता, सरलता और मधुरता रखनी चाहिए। कुटिलता हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाहती हूँ। सदाचारी मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं और इस विषय में यह भी कहा गया है कि सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। अर्थात सज्जन जो सदाचारी मनुष्य है हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ मित्रता करनी चाहिए, वाद विवाद भी उसके साथ करना चाहिए। और असज्जन व्यक्ति के साथ अर्थात जो सदाचारी नहीं है, दुराचारी है, ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो समझते हैं आगे इन पंक्तियों को।
नंबर 1, सदा सतां आचरणं सदाचारः कथ्यते। सज्जनों का आचरण ही सदाचार कहलाता है। आचारः ही परमो धर्म है, प्रथमो धर्म है। आचार ही परम और प्रथम धर्म कहा गया है। सदाचारिणः सर्वेषां प्राणिनां उपकारं करोति। सदाचारी व्यक्ति सभी प्राणियों का उपकार करता है। सदाचारिणः सर्वेषां प्राणिनां उपकारं करोति। सदाचारी मनुष्य हमेशा सभी प्राणियों का उपकार करता है। सदाचार मुक्तो जनः सर्वत्र आदरं लभते। सदाचार से युक्त मनुष्य सर्वत्र सब जगह आदर प्राप्त करता है। सदाचार पालनेन एव श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम अभवत्। सदाचार के पालन से ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। सदाचार पालनेन एव श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम अभवत्। सदाचार के पालन से ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। सदाचारी मानवः सदा देशस्य संस्कृतिश्च वाहकः भवति। सदाचारी मनुष्य हमेशा देश की सभ्यता और संस्कृति का वाहक होता है। सदाचारी मानवः सदा देशस्य सभ्यता संस्कृतिश्च वाहकः भवति। सदाचारी मानव सदा देश की सभ्यता और संस्कृति का वाहक होता है। आचार विहीनस्य जनः समाजे क्वचिदपि स्थानं न वर्तते। आचारः विहीनस्य जनः समाजे किंचिदपि क्वचिदपि स्थानं न वर्तते। आचार से विहीन मनुष्य समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं करता, या जिस मनुष्य का आचरण नहीं होता, अच्छा आचरण नहीं होता, वह उस व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। अतः आत्म समाजोत उत्कर्षाय, इसलिए अपने और समाज के उत्कर्ष के लिए, अतः आत्म समाजो उत्कर्षाय, अपने समाज के उत्कर्ष के लिए सदैव सदाचार पालनम अति आवश्यक है। हमेशा सदाचार का पालन अत्यंत आवश्यक है। यो जनः सदाचार पथे वर्तते, जो व्यक्ति सदाचार के पथ पर होता है, तस्य मनसि न भय वर्तते, उसके मन में भय नहीं होता है। अतः वयं सदाचार पालनम कुर्मः, अतः हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। सताम आचरणं सदाचारः कथ्यते। आचारः ही प्रथमो धर्मः उच्यते। सदाचारिणः सर्वेषां प्राणिनाम् उपकारं करोति। सदाचार युक्तो जनः सर्वत्र आदरं लभते। सदाचार पालनेन एव श्री रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः अभवत्। सदाचारी मानवः सदा देशस्य सभ्यता संस्कृतिश्च वाहकः भवति। आचारः विहीनस्य जनसमाजो क्वचिदपि स्थानं न वर्तते। अतः आत्म समाजोत्कर्षाय सदैव सदाचार पालनम अति आवश्यकः। यो जनः सदाचार पथे वर्तते, तस्य मनसि न भय वर्तते। अतः वयं सदाचार पालनम कुर्मः, अतः हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, सदाचार के पथ पर ही चलना चाहिए। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं
और दूसरे विषय को समझते हैं, जो है संवाद। संवाद लेखन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आपस में की गई बातचीत संवाद कहलाती है, और जब हम उसे शब्दों में बांध देते हैं तो वह बांध देते हैं और फिर उसको लेखन कला से उसका विकास करते हैं तो वह संवाद लेखन बन जाता है। विभिन्न धारावाहिकों, चलचित्रों आदि में हम लोगों को जो बातचीत करते देखते हैं, उनके संवाद पहले से ही लिखे जाते हैं और वे भावों के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल संवाद बोलते हैं। इसलिए संवाद लेखन का प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा महत्व है। आप भी अपने आसपास प्रतिदिन न जाने कितने लोगों से संवाद करते हैं। माता से, पिता से, दादा दादी, भाई बहन, सब्जी वाला, डॉक्टर, कपड़े वाले, अर्थात कहाँ तक गिने, जिन लोगों से भी हम मिलते हैं हम उनसे संवाद करते हैं। अब कक्षा में भी हम अपने मित्रों से संवाद करते हैं, अध्यापक से संवाद करते हैं, प्रधानाचार्य से संवाद करते हैं, और तभी हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के पाठ्यक्रमानुसार आप सभी को संवाद लेखन पूर्ण रूप से लिखने के लिए नहीं दिया जाता है। आपको एक पूर्व लिखित संवाद दिया जाता है जिसमें कुछ रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उसके लिए मंजूषा में शब्द भी दिए जाते हैं। आपको केवल उन शब्दों को उचित स्थान पर प्रयोग कर उस संवाद को पूर्ण करना होता है। तो आज हम जिस संवाद को पढ़ेंगे वह दो व्यक्तियों, दो पुरुषों के मध्य संवाद है। अब वो किस विषय पर बात करते हैं उसका पता लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसकी मंजूषा में आए हुए शब्दों को। पहला शब्द है भविष्यति, होगा। नैतिकतायाः, नैतिकता का। मिलित्वा, मिलकर। हिंसायाः, हिंसा का। स्वार्थिनः, स्वार्थी। समझ आ गए होंगे इनके शब्द। आप दोबारा सुन लें इसको और मेरे साथ आगे बढ़ें। एक पुरुष एवं अन्य पुरुष। अब शुरुआत होती है एक पुरुष से। कीदृशी स्थिति जाता, कैसी स्थिति हो गई है। दूसरा पुरुष आम, हाँ। अब कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। पहले ने कहा कीदृशी स्थिति जाता, कैसी स्थिति हो गई है। अन्य पुरुष आम, हाँ। एक पुरुष सर्वत्र वातावरणम जातम, सभी जगह वातावरण है। अब किसका वातावरण है? आप नीचे के शब्दों को पढ़ें और देखें कि क्या शब्द यहाँ आ सकता है। तो यहाँ आएगा हिंसायाः, सर्वत्र हिंसायाः वातावरणम जातम, सभी जगह हिंसा का वातावरण है। अन्य पुरुष क्या जवाब देता है? जनाः तु स्वमूल्यं विस्मृतम्, लोग तो स्वमूल्यम, अपने मूल्यों को, विस्मृतम, भूल गए हैं। लोग अपने मूल्यों को भूल गए हैं। एकः पुरुषः एषः एव देश यत्र सर्वे वसन्ति स्म, यह ही देश है जहाँ सर्वे, सभी रहते थे। कैसे रहते थे? नीचे के शब्दों से चुनाव करें। मिलित्वा, मिलकर। तो जो अन्य पुरुष, जो एक पुरुष है, वो क्या कहता है कि ये वही देश है जहाँ सभी लोग मिलकर रहते थे। अन्य पुरुष है कि एषः एव देशः यत्र सर्वे वसन्ति स्म, कि जहाँ सभी लोग मिलकर रहते थे। अब जो अन्य पुरुष है वो इस बात का क्या जवाब दे रहा है? परम अधुना तु सर्वे जनाः, लेकिन अब तो सभी लोग कैसे हो गए हैं?
स्वार्थिनः। परम अधुना तु सर्वे जनाः स्वार्थिनः जाताः। एकः पुरुषः। अधुना तु ह्रासः भवति। अब तो कमी होती जा रही है। किसकी? नैतिकता की। अब तो नैतिकता की कमी होती जा रही है। एकः पुरुषः। अब एक पुरुष आखिर में अन्य पुरुष के हाँ के जवाब में क्या बोलता है? एक पुरुष है किम अस्य देशस्य, कि इस देश का, जी हाँ, क्या होगा? इसके लिए एक ही शब्द बचा है, भविष्यति। इस देश का क्या होगा? तो आपने देखा कि दो व्यक्ति देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और इसी चिंता को उन्होंने अपने इन संवादों में स्पष्ट किया है कि आजकल कैसी स्थिति हो गई है। चारों तरफ हिंसा का वातावरण है, लोग अपने मूल्यों को भूल गए हैं। यह वही देश है जहाँ लोग मिलकर रहा करते थे, लेकिन आजकल सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं और नैतिकता का ह्रास आजकल होता जा रहा है, नैतिकता की कमी होती जा रही है। और अंत में जो एक पुरुष है वह यह चिंता जाहिर करता है अपने संवाद के द्वारा कि इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश का क्या होगा। इस प्रकार मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा हम संवाद को पूर्ण करते हैं और समझते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ आना है। इसको बड़े ध्यान से करना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि एक शब्द भी इधर से उधर होता है तो हमारे संवाद की रूपरेखा ही बदल जाती है। इसलिए प्रत्येक शब्द को पहले ध्यान से समझें, फिर पूरे संवाद को समझें और उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार जो शब्द जहाँ के लिए उचित है वहाँ पर उसे रखें और पूरा लिखने के पश्चात एक बार पुनः उसे अवश्य पढ़ें, जिससे कि अर्थ का अनर्थ ना हो पाए और पूर्ण रूप से हम एक सही संवाद लिखने में सक्षम हो सकें। प्यारे बच्चों, व्याकरण में निबंध और संवाद हम भली भांति समझ चुके हैं। इससे पहले भी आप संवाद लिख चुके हैं, निबंध भी लिख चुके हैं और व्याकरण के अंतर्गत एक उपविषय भी आपका आता है जिसका नाम है लघु व्याकरण। और इस लघु व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको संख्यावाची शब्द भी सिखाऊंगी। संख्यावाची शब्दों के अंतर्गत 1 से लेकर 20 तक के संख्यावाची शब्दों को हम लेखन और उच्चारण के द्वारा भली भांति समझ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं 1 से लेकर 20 तक की संख्यावाची शब्द। लेकिन हमारे प्रथम सत्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 21 से लेकर 70 तक की जो संख्यावाची शब्द हैं वह निर्धारित किए गए हैं, तो आज हम उन्हें भी पढ़ेंगे। 21 एक विशंति, 22 द्वाविशंति, 23 त्रयोविशंति है, 24 चतुर्विशंति है, 25 पंचविशंति है, 26 षड्विशंति है, 27 सप्तविंशति, 21 द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति। 21 द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, 28 अष्टविंशति, 29 नवविंशति या 39,
30, 63। अब हम हर दहाई के अंकों को अगर देखें तो पहले 10, 10, दूसरा 20, विंशति और तीसरा 30, 63। तीसरा 30, 63। 31, 1, 63। 32, 2, 63। और इसी प्रकार 23, 24, 25, 26 अगर हम 39 तक की संख्या का जिक्र करें, बात करें तो ये इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् और चत्वारिंशत्। अर्थात हर अगले 9 अंक एक द्वौ यानी 1 से लेके 9 तक के संख्यावाची शब्दों के आधार पर चलते हैं और उनके साथ दहाई का जो शब्द है वो जुड़ जाता है। जैसे पहले 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, फिर विंशति, एकविंशति, द्विविंशति, त्रिविंशति, फिर त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, त्रयत्रिंशत् और फिर चत्वारिंशत्। अर्थात एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, इस प्रकार। और फिर 50 के अंक को कहते हैं पंचाशत। 50 के अंक को कहा जाता है पंचाशत। और यह भी फिर आगे इसी प्रकार आगे बढ़ता है। एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुर्पंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत आदि। और 60 अर्थात षष्टिह, 60 षष्टिह। और यह भी फिर उसी प्रकार आगे बढ़ेगा। एक षष्ठी है, द्विषष्ठी है, त्रयषष्ठी है, चतुष्षष्ठी है, पंचषष्ठी है, षट्षष्ठी है, सप्तषष्ठी है, अष्टाषष्ठी है, नवषष्ठी है और लास्ट में 70 यानी कि सप्तति है। सप्तति है, सप्तति कहते हैं 70 को। यहाँ पर हर 9वें अंक के लिए एकोन और अगला अंक अगर हम 9 लिखते हैं तो पिछला जो दहाई का अंक है हम उसी को लिखेंगे। एक बार पुनः यह ध्यान में देना आवश्यक है कि 10, 10, 20, विंशति, 30, 63, 40, चत्वारिंशत्, 50, 65, 60, षष्टिह और 70 सप्ततिह। इस प्रकार 1 से लेकर 70 तक की संख्यावाची शब्द हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने भी हैं और साथ ही इनके उचित उच्चारण के द्वारा इन्हें याद भी करना है। इनके याद करने का जो तरीका मैंने आपको समझाया है कि आप हर 10वें अंक को याद कर लें, हर 10वें शब्द को याद कर लें, तो आगे की संख्यावाची शब्द आपके लिए सरल हो जाते हैं। इसलिए उन्हें सर्वप्रथम ध्यान में रखें, क्योंकि उनके शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और अभ्यास के द्वारा ही आप संपूर्ण संख्यावाची शब्दों को सही तरीके से लिख पाएंगे। आशा है आज समझाए गए तीनों विषय आपको आसानी से समझ आ गए होंगे और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।